So in previous lecture, we have already discussed degradation and conservation of water, soil and land, right? So in this video lecture, I'll cover from the textbook. So land, soil and water are precious gift of nature. और ये जो तीनों चीजों के बारे में जहाँ तक हमने डिस्कस किया है, ये तीनों ही क्या है, नेचुरली मतलब हमें क्या मिल जाती है, नेचर में ही अवेलेबल हो जाती है, इसीलिए हमने इसको नेचुरल रिसोर्स बोला है. Their careless use has, however, depleted and polluted these resources considerably. तो हम जो ह्यूमन बींग्स है, हम लोग बहुत ही केयरलेस हो चुके हैं. तो हम ना तो वाटर को प्रॉपरली केयरफुली यूज कर रहे हैं, ना तो सॉइल को, ना तो लैंड को. तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपको लैंड, सॉइल और वाटर में डिग्रेडेशन देखने को मिलता है. जो लोग नए हैं आज के लेक्चर में, उन्होंने क्या करना है, जो यूट्यूब पे हमारे चैनल पे जो वीडियो है लास्ट क्लास के, उसको देख लेना है ताकि वो इस लेक्चर को आसानी से समझ पाए. इट हैज दस बिकम इसेंशियल टू कंजर्व, और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वाटर, सॉइल और लैंड को हमने कंजर्व करना चाहिए, मतलब बहुत ही केयरफुली उसका यूज करना चाहिए ताकि वो खराब ना हो, डिग्रेड ना हो, और आने वाले जनरेशन के लिए भी वो आसानी से अवेलेबल हो उसी नेचुरल क्वालिटी में, राइट. तो हम वन बाय वन टेक्स्ट बुक से कवर कर रहे हैं. सो द फर्स्ट इज हियर लैंड. तो लैंड डिग्रेडेशन क्या है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि उसकी जो नेचुरल क्वालिटी है, उसमें उस क्वालिटी का खराब हो जाना, उसको बोलते हैं हम लैंड डिग्रेडेशन. और इसके बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं. द टोटल क्वांटिटी ऑफ लैंड ऑन अर्थ इज लिमिटेड. हमको पता है ये अर्थ सरफेस पे जो लैंड है, टोटल लैंड, तो कितनी है, तो एज कंपेयर टू वाटर वो बहुत कम, और उसमें भी ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बहुत कम लैंड है. बोलते हैं कि दुनिया की जो 90% पॉपुलेशन है, वो टोटल लैंड के 10% पोर्शन में अपना क्या करती है, सर्वाइवल करती है. तो इससे पता चलता है कि जो रहने लायक लैंड है, जहाँ पे हम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटल कर सके या ह्यूमन एक्टिविटीज कर सके, और उसके लायक जो लैंड है वो बहुत ही कम है. इसीलिए इस लैंड को लिमिटेड बोला गया है यहाँ पे. और इससे पता चलता है कि लैंड को हमें कितने मतलब केयरफुली इसको क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए. Moreover, usable land may become unfit for use due to pollution caused by the unscientific disposal of waste. और जो ये लैंड है जहाँ पे हम हैबिटेशन कर सकते हैं, हमारा सर्वाइवल कर सकते हैं, लैंड क्या हो रही है, डे बाय डे पॉल्यूट हो रही है. इसकी क्वालिटी मतलब लो हो रही है. इसकी क्वालिटी जो ओरिजिनल क्वालिटी है उससे काफी उसका नुकसान हो रहा है. तो इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है, अनसाइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. मतलब जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, अलग अलग जगह से वेस्ट मटेरियल निकलता है, मतलब किसी टाउन में से, किसी विलेज में से, या जहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल्स है या इंडस्ट्री है, तो वहाँ के अलग अलग वेस्ट मटेरियल होता है, और उसमें अलग अलग टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं. तो ये प्रॉपरली इसका मतलब मैनेजमेंट नहीं होता है, कहीं भी इसको डंप कर दिया जाता है. तो ये सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण वाटर बॉडी और लैंड, सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है. तो क्या होना चाहिए, इसका साइंटिफिक वे से क्या होना चाहिए, डिस्पोजल होना चाहिए. एंड बैड फार्मिंग प्रैक्टिसेस. इसके अलावा जो फार्मर लोग हैं वो ट्रेडिशनल वे से फार्मिंग करते हैं, जिसको यहाँ पे बैड फार्मिंग प्रैक्टिसेस बोला गया है. तो ये भी एक मतलब कारण है कि जिसकी वजह से हमारी सॉइल और लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है. एंड लॉस ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी. और अल्टीमेटली क्या होता है, सॉइल लैंड का डिग्रेडेशन होने से जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है, मतलब जो वो क्रॉप को क्या कर सकते हैं, जहाँ पे हम बड़े आसानी से कल्टीवेट कर सकते हैं, तो वो कल्टीवेशन की जो उसकी क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो नियर अबाउट खत्म सी हो जाती है. उसको बोलते हैं हम कि फर्टिलिटी इज कन्वर्टेड इनटू इनफर्टिलिटी, राइट. तो इन सभी कारणों से क्या हो रहा है, सॉइल का डिग्रेडेशन, एंड देन आफ्टर उसकी फर्टिलिटी का लॉस होना. मतलब जो ह्यूमस होता है सॉइल में, वो ह्यूमस पूरी तरह से यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहा है. तो सेकंड पॉइंट है बुक में दिया हुआ, जैसे कि लैंडस्लाइड. लैंडस्लाइड के कारण मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया. तो लैंडस्लाइड आर अ मेजर थ्रेट टू लैंड रिसोर्सेज. तो जो ये हमारी लैंड रिसोर्स है,
जिसपे हम क्या करते हैं, सर्वाइवल करते हैं। तो इसके लिए आज की डेट में लैंडस्लाइड एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसके कारण क्या है, जैसे कि हिल साइड साइड में बहुत बार देखा जाता है, या वैली साइड में, या कोस्टल साइड। अभी देखो कोस्ट लाइन हमारे यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट कोस्ट लाइन है, और वैली उन जगहों पे पाई जाती है जहाँ पे एक तो हिली रीजन हो या माउंटेनियस रीजन हो, वहाँ पे वैलीज पाई जाती है। तो इन एरियाज में आपको हमेशा लैंडस्लाइड को देखने को मिलता है। तो इसके कारण क्या है, तो कारण अलग अलग कारण हो सकते हैं। और लैंडस्लाइड ऑकर्स व्हेन रॉक्स लूजन बाय द वेदरिंग। तो ये जो हिल एरिया में, वैली एरिया में, या माउंटेनियस एरिया में, जहाँ पे हमारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, या कहीं पे तो हमारा हैबिटेशन है, तो तभी जाके हमें इन सभी चीज़ों का पता चलता है, राइट। तो जनरली वेदरिंग की वजह से, वेदरिंग में क्या आता है, टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेशर, एयर, विंड वगैरह, ये सब चीज़ें। तो इनकी वजह से रॉक क्या होते हैं, लूज होना शुरू हो जाते हैं, और लूज होने के बाद में वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो बहुत बार ये देखा जाता है, अगर किसी हिल के पास से या माउंटेन के पास से या किसी वैली एरिया से अगर एक आधा रोड पास होता है, और उस रोड से अगर किसी का मतलब ट्रैवलिंग शुरू है, या कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन शुरू है, तो अचानक ही अगर ऊपर से पत्थर गिरने लग जाए, तो ये एक टाइप का लैंडस्लाइड ही बोलेंगे हम इसको। तो ये अचानक से जब पत्थर गिरना शुरू हो जाती थी, इससे बहुत बार एक्सीडेंटली किसी की मौत भी हो जाती है, या बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। तो आपने बहुत बार देखा होगा, जहाँ जिस ऐसे हिली या माउंटेनस एरिया से जब ट्रेन की जो पटरी होती है वो पास होती है, तो उस एरिया में क्या नेटिंग किया जाता है, मतलब उस हिल को एक नेट से कवर किया जाता है, उस पोर्शन को, ताकि अगर उसके रॉक इन फ्यूचर ब्रेक हो जाए, टूटने लग जाए, तो वो नीचे ना गिरे, और नीचे से जो ट्रैवल करने वाला है उसको उसका मतलब वो एक्सीडेंट का वो शिकार ना हो। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें की जाती है, लेकिन ये लैंडस्लाइड को रोका जा सकता है प्रॉपर मैनेजमेंट से। मतलब हम ये नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए हम लोगों ने कि ये सब चीजें हो, राइट। तो इसके जो कारण है, हम बोल सकते हैं कि अर्थक्वेक इसका एक कारण हो सकता है, या तो जो माइनिंग एक्टिविटीज है ये इसका कारण हो सकता है, या वोल्केनिक इरप्शंस, ये सब इसके कारण हो सकते हैं। तो फिर भी हम टेक्स्ट बुक में जो दिया है उसको भी डिस्कस करेंगे। A landslide occur when rocks loosen by weathering move down slope due to gravity। और ऊपर की जो चीज है वो नीचे क्यों आती है, इसका कारण ग्रेविटी है, सबको पता है। किसी अगर हिली एरिया में स्लोप से अगर कोई मतलब रॉक टूटता है, तो वो नीचे ही आएगा। मूविंग डिब्रीज कैन ट्रैवल एट ग्रेट स्पीड। और ये डिब्रीज क्या है, तो ये डिब्रीज मतलब डिब्रीज में सब बोल्डर्स वोल्डर्स, कूड़ा कचरा सब होता है जो हिल के स्लोप के ऊपर में है। वो जब मतलब टूटने लगता है, तो वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से आता है, और नीचे अगर कोई उसमें आ गया तो फिर वो दब जाता है उसमें, राइट। तो ये बहुत ही रिस्की फैक्टर है लैंडस्लाइड का। तो ये यहाँ पे एक वर्ड याद रखना है आपको, डेब्रिज या डिब्रिज, ओके। देन यहाँ पे बात की है कि the debris carry with them huge boulders and uprooted trees. They can destroy buildings and bury roads and railways in their path। तो देखो इस एरिया में मैंने पहले भी बताया, अगर ह्यूमन सेटलमेंट है तो बिल्डिंग्स होंगी, अगर ट्रांसपोर्टेशन इस एरिया से हो रहा है तो रोड्स होंगे या रेलवेज होंगे। तो अगर ऊपर से ये लैंडस्लाइड हो जाती है तो डिब्रिज के कारण, और डिब्रिज में ये सब बोल्डर वोल्डर या अपरूटेड ट्रीज वगैरह सब होता है, तो ये सब अगर रोड पे या रेलवे ट्रैक पर या किसी के घर पे आ जाए, राइट, तो यहाँ पे मतलब ये सब दब जाएगा उसके नीचे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब नुकसान हो सकता है। तो नुकसान अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, किसी की डेथ हो सकती है, या तो फिर उसकी जो एसेट्स है, राइट, एसेट्स का नुकसान हो सकता है। दोनों टाइप का इसमें नुकसान है। दे कैन आल्सो ब्लॉक स्ट्रीम्स। दिस कैन कॉज फ्लड अपस्ट्रीम। देखो अगर नीचे से कोई रिवर वगैरह पास हो रही, कोई रिवर का चैनल वगैरह, तो ये रिवर चैनल भी इससे क्या हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है। और उसका जो फ्लोइंग पाथ है, उस फ्लोइंग पाथ को भी मतलब अलग से डाइवर्ट अपने आप हो जाता है। तो ये भी एक नुकसान है, अगर मान लो कि गलत दिशा में रिवर स्ट्रीम को डाइवर्ट कर लिया गया इस डिब्रिज के कारण, तो अचानक से किसी एरिया में फ्लड वाली सिचुएशन बन सकती है। तो इसीलिए इस लैंडस्लाइड को हम बहुत ही डेंजर मानते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, दे कैन आल्सो ब्लॉक स्ट्रीम्स। दिस कैन कॉज फ्लड अपस्ट्रीम
as water collects behind the barrier of debris. It can also cause flood downstream when the collected water breaks through the barrier and rushes downslope. When the debris get mixed with a lot of water, they form mud flow. तो देखो, जब डिब्रीज वाटर बॉडीज में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, तो मड फ्लो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। और स्वैम्पी एरिया मतलब दलदल वाला एरिया यहाँ पे क्रिएट हो सा जाता है, और वहाँ पे फिर बाकी कल्टीवेशन हो या ह्यूमन सेटलमेंट हो, इन सभी चीजों के लिए कोई स्कोप नहीं बचता है। तो आई होप कि यहाँ पे लैंडस्लाइड में आपको क्या क्या याद रखना है। पहली बात, लैंडस्लाइड क्या है। दूसरी बात, इसके अफेक्टिंग फैक्टर कौन कौन से, जैसे वेदरिंग फैक्टर से ये होता है जनरली, और डाउन स्लोप वाले एरिया में होता है। तो जनरली हमने ये नहीं करना चाहिए, जहाँ पे ये डाउन स्लोप एरिया है वहाँ पे कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, वहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, रोड, रेलवे, इन सभी चीज़ों को वहाँ से मतलब हमने क्या नहीं करना चाहिए, सेटल नहीं करना चाहिए। वहाँ से हमारे रोड और रेलवे लाइंस पास नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम ये सब मतलब यहाँ पे अवेयरली करते हैं, तो शायद इससे होने वाले जो एक्सीडेंट्स है उससे हम बच सकते हैं। लैंडस्लाइड में बी ट्रिगर्ड बाय द अर्थक्वेक, जैसे मैंने बताया ये अर्थक्वेक से हो सकता है। वोल्केनिक इरप्शंस एंड वायलेंट एक्सप्लोजंस। अभी वायलेंट एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, बहुत बार वैसे बोरिंग करने के लिए वगैरह एक्सप्लोजन किया जाता है, एक्सप्लोजिव मटेरियल्स को यूज किया जाता है माइनिंग के लिए वगैरह, और रॉक को तोड़ा जाता है और उसके बाद में उसके नीचे से मिनरल्स को निकाला जाता है, मेटल नॉन मेटल के जो ओर्स होते हैं उसको निकाला जाता है। तो ये सब चीजें जब हम करते हैं माइनिंग एक्टिविटीज में, तो उसके कारण भी लैंडस्लाइड होने का एक खतरा सा क्या हो जाता है, यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ओके, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। एंड देन आफ्टर ह्यूमन एक्टिविटीज सोच एज डिफॉरेस्टेशन, जैसे मैंने बताया डिफॉरेस्टेशन भी इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। मतलब हम फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, फॉरेस्ट क्या करते हैं, सॉइल को, लैंड को रूट से अपने होल्ड करके रखते हैं, उसके कारण डिग्रेडेशन नहीं होता है। अनसाइंटिफिक फार्मिंग एंड एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन ऑन स्लोप इंक्रीज द रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड, जैसे मैंने बताया आपको, जहाँ पे स्लोप वाला एरिया है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। अभी इसका उदाहरण हम डिस्कस करते हैं कि अगर मुंबई की मुंबई का एक्सीडेंट मैंने बताया लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको, तो जहाँ जहाँ पे हिली वाला एरिया है, उस हिली वाले एरिया के स्लोप, जहाँ पे स्लोप एरिया है वहाँ पे घर नहीं बनाना चाहिए, बिल्डिंग्स नहीं बनानी चाहिए, या किसी भी टाइप का ह्यूमन सेटलमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे लैंडस्लाइड कभी भी हो सकता है। बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल वहां पे लैंडस्लाइड हो सकता है। बिकॉज ऑफ वेदरिंग से होने वाला जो मतलब अदर देन रेनफॉल अदर देन रेनफॉल जो लैंडस्लाइड होता है वो धीरे धीरे होता है और अनसर्टन होता है। लेकिन जो रेनफॉल से होने वाला जो लैंडस्लाइड है वो बहुत ही रैपिडली होता है और कभी भी हो सकता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसे जगह पे हमने ह्यूमन सेटलमेंट को प्रमोट नहीं करना चाहिए, रोकना चाहिए। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे ब्लास्टिंग फॉर रोड बिल्डिंग ऑन अ पार्ट ऑफ द हिंदुस्तान टिबेट रोड नेशनल हाईवे 22। तो ये बहुत ही फेमस हाईवे है, जो कि हमारा नेपाल के साथ में इससे बॉर्डर शेयर होती है। तो यहाँ पे माउंटेन रेंज है, और आपको पता भी है यहाँ पे हिमालयन माउंटेन रेंज है, इनर हिमालय बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे अक्सर क्या लैंडस्लाइड को देखा जाता है, और यहाँ पे मतलब महीने महीने भर के लिए रोड क्या हो जाते हैं, जहाँ ब्लॉक हो जाते हैं लैंडस्लाइड होने के कारण, क्योंकि उस डिब्रीज को हटाना पड़ता है, और ये डिब्रीज काफी बहुत ज्यादा होती है, और एक ही जगह पे लैंडस्लाइड नहीं होती है। इस रोड के ऊपर में जगह जगह पे लैंडस्लाइड आपको देखने को मिलती है। तो इस एग्जाम्पल को याद रखना आपको, हिंदुस्तान टिबेट रोड, इसको हम नेशनल हाईवे 22 बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत बार क्या हो गया, और ये स्पेशली ये जो रोड है वो पंजी वैली में है, हिमाचल प्रदेश में आता है ये। The slides caused great damage to a large stretch of road and to a several villages in the area। और इस रोड के मतलब साइड में बहुत सारे विलेजेस आते हैं, बहुत सारे विलेजेस को और छोटे मोटे सिटीज को ये रोड क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो इन सभी जगह पे फिर दिक्कत वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इसका कम्युनिकेशन जो है, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन बिल्कुल लैंडस्लाइड के कारण क्या हो जाता है, बंद पड़ जाता है।
So preventing deforestation can reduce the risks of landslide. अगर हमने deforestation को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, मतलब ये फॉरेस्टेशन करना अगर शुरू कर दिया हमने, जंगल को काटना बंद कर दिया, तो शायद हम लोग इस लैंडस्लाइड को रोक सकते हैं. Sometimes walls are built to check the movement of rocks and soil down slope. बहुत बार आपने किसी मतलब घाटी वाले एरिया में जहाँ पे घाट होते हो, उतार चढ़ाव ज्यादा होते हो, तो वहाँ पे साइड में आपने एक वॉल देखी होगी. तो ये वॉल दो तरह के काम करते हैं. एक तो एक्सीडेंट जो व्हीकल्स होते हैं, तो वो रोड ऑफ नहीं होते कभी, अगर स्पीड में भी है तो उस वॉल के कारण वो इनसाइड ही एरिया में क्या होती है, राइड करती है. और दूसरी चीज, रेनी डेज में जो रेनफॉल के कारण जो सॉइल या लैंड डिग्रेडेशन होता है, उसको भी इस रॉक सॉरी वॉल की मदद से रोका जा सकता है. तो ये आम बात है, हम रोड पे देखते हैं इजीली इसको. द एक्सेसिव सीपिंग ऑफ वाटर इनटू स्लोपिंग ग्राउंड कैन आल्सो लीड टू लैंडस्लाइड. जैसे मैंने बताया आपको कि रेनी डेज में क्या होता है, एक्सेसिव सीपिंग होता है वाटर का, मतलब वाटर जो होता है वो सॉइल के अंदर और उसके बाद में लैंड के अंदर क्या होता है, सीप होता है. और ये सीप होने के कारण भी वहाँ की जो लैंड पार्टिकल्स है या सॉइल पार्टिकल्स है, वो बहुत ही ज्यादा लूज होने के कारण बाद में लैंडस्लाइड वहाँ पे देखी जा सकती है. सो ड्रेनेज सिस्टम शुड बी बिल्ड टू अलाउ वाटर टू ड्रेन अवे. और इसीलिए प्रॉपरली ड्रेनेज सिस्टम को डेवलप करना चाहिए, ताकि जो वाटर है वो वहीं पे सीप नहीं होना चाहिए, उसको दूर जाके हमने क्या करना चाहिए, ड्रेन करने की कोशिश करनी चाहिए, या उसे थोड़ा दूर जाके छोड़ना चाहिए जहाँ पे अदर वाटर रिसोर्सेस हो. देन इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम के अलावा हम बिल्डिंग हाउसेस, रोड एक्सेट्रा एट लैंडस्लाइड प्रोन प्लेसेस शुड बी अवॉइडेड. जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे घर बनाते हैं या अदर पर्पसेस के लिए हम बिल्डिंग बनाते हैं, जैसे स्कूल बिल्डिंग या फैक्ट्री यूनिट का प्लांट हो, तो इन सभी चीजों को जहाँ पे लैंडस्लाइड वाला एरिया हो या स्लोप एरिया हो, वहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए, बैन करना चाहिए. तो सच प्लेसेस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द हजार्ड मैपिंग. और ऐसे प्लेसेस को रिकॉर्ड किया जाता है हजार्ड मैपिंग के थ्रू. मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ सच प्लेसेस इज कॉल्ड हजार्ड मैपिंग. आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, व्हाट इज द हजार्ड मैपिंग, तो क्या बोलेंगे आप, रिकॉर्डिंग सच प्लेसेस वेयर द लैंडस्लाइड में अकर, या जहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकती है, ऐसे प्लेसेस को रिकॉर्ड करना, दैट इज द हजार्ड मैपिंग. इसको क्या बोलते हैं, हजार्ड मैपिंग बोलते हैं. एग्जाम आएगा 100% क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ आएगा, ये 100% इसको याद रखिए. हजार्ड मैपिंग इंक्लूड्स प्रोसेस बाय व्हिच geoscientists find out where and to what extent various natural phenomena can cause damage. तो ये हजार्ड मैपिंग के थ्रू जियो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि ऐसे वे कौन से एरिया है जहाँ पे लैंडस्लाइड जैसी मतलब इंसिडेंट्स हो सकती है, और होंगी तो कब होंगी, और इसकी जो मतलब लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन है ये कितनी हो सकती है. तो इसका जो एस्टिमेशन निकाला जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है, तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू किया जाता है, जिसको हम हजार्ड मैपिंग बोलते हैं. राइट. सो अभी बात करते हैं कंजर्वेशन की, मतलब ये सब नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं. द कंजर्वेशन ऑफ लैंड इन्वॉल्व्स प्लान एंड जुडिशियस यूज ऑफ द अवेलेबल. मतलब जितनी भी लैंड हमारे पास में अवेलेबल है, भारत सरकार के पास में अवेलेबल है, तो उसका प्लानिंग होना चाहिए कि कौन सी लैंड, किस टाइप की लैंड किस पर्पज से यूज करनी है. राइट. और इसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. जिन लोगों के पास में खुद की लैंड नहीं है, उनको लैंड मिलनी चाहिए, ताकि वो भी कल्टीवेशन कर सके, अपना घर बना सके. नहीं तो बहुत सारे लोगों की पूरी लाइफ इसमें ही चली जाती है कि वो प्लॉट कब ले और मकान कब बनाए. राइट. तो ये सब चीजें होनी चाहिए, और उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने क्या करने चाहिए, लॉन्च करने चाहिए, एनफोर्स करने चाहिए, ताकि लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं ना हो. राइट. तो अभी आगे बढ़ेंगे, हम सॉइल को देखेंगे. तो सॉइल में सबसे पहले डिग्रेडेशन. सॉइल कैन बी डिग्रेडेड बाय इरोजन. सॉइल जो डिग्रेड होती है, मतलब सॉइल की जो क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी स्पॉइल होती है, तो उसका कारण है इरोजन, बाय पोल्यूशन और बाय द लॉस ऑफ फर्टिलिटी.
यहाँ पे दो तीन कारण डिस्कस किए गए, पहला इरोजन, दूसरा पोल्यूशन और तीसरा लॉस ऑफ फर्टिलिटी। तो इरोजन क्या होता है, जब सॉइल की जो टॉप सॉइल होती है वो वेदरिंग के कारण जब रिमूव हो जाती है तो उसको हम इरोजन बोलते हैं, राइट। और पोल्यूशन तो पता ही है आपको, पोल्यूशन को काफी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। तो जब सॉइल पोल्यूट हो जाती है तब भी उसको हम बोलते हैं कि वो सॉइल डिग्रेड हो चुकी है। उसके बाद में अगर कोई भी सॉइल, किसी भी सॉइल का इरोजन हो जाता है और डिग्रेडेशन हो जाता है तो उसकी फर्टिलिटी 100% गायब हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। तो इरोजन क्या है यहाँ पे देखेंगे, द कैरिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल बाय नेचुरल एजेंट सच एज विंड एंड फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। जैसे मैंने बताया, सॉइल की जो टॉप लेयर होती है वो विंड के कारण या वाटर के कारण जब फ्लो अप हो जाती है तो उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। इट हैपेंस व्हेन देयर इज नथिंग बाइंडिंग द सॉइल। ये तब हो जाता है जब सॉइल के ऊपर में कुछ ना हो, सॉइल को पकड़ने के लिए कुछ ना हो, तो ये तो रन ऑफ या विंड ऑफ हो जाना ही है। Some common causes of soil erosion are deforestation, overgrazing, and leaving cropland bare after the plowing or harvest। ये सब चीजें मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस की है। डिफॉरेस्टेशन से भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। ओवर ग्रेजिंग मतलब जहाँ पे फार्मर लोग या एनिमल रियरिंग करने वाले लोग अपने एनिमल्स को, कैटल्स को क्या करते हैं, ग्रेज करवाते हैं किसी लैंड के ऊपर में। तो एक ही लैंड पे अगर बार बार आप कैटल्स को क्या करोगे, ग्रेजिंग करवाओगे वहां पे, तो वो क्या करेंगे, वो ग्रास के साथ साथ जब ग्रास को अप्रूट करेंगे तो उसके साथ साथ सॉइल के पार्टिकल भी उसके रूट के साथ में आ जाते हैं। और इस तरह क्या होता है, वो सॉइल एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होना, शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए वहां पे सॉइल का इरोजन देखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा कारण बताया गया है, लिविंग क्रॉपलैंड बियर आफ्टर द फ्लोइंग और हार्वेस्ट। इसको कल्टीवेट, जब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं किसी भी क्रॉप को तो जो फार्म एरिया है उसको ओपन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वेदरिंग फैक्टर के कारण उस सॉइल का इरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको कैसे, उस वहां पे जो मतलब क्रॉप के रेसिड्यूज होते हैं उससे उसको ढक देना चाहिए, कवर कर देना चाहिए। तब तक कवर करके रखना चाहिए जब तक प्री मानसून शावर्स नहीं आ जाए। तो उससे क्या होगा, वहां पे ह्यूमस भी क्रिएट होगा, ह्यूमस भी डेवलप हो जाएगा उस लैंड में, उस सॉइल में, और वो सॉइल इरोजन होने से भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे बच जाएगी। सो इसके अलावा दो तीन कारण और भी है, जैसे माइनिंग एंड बिल्डिंग एक्टिविटीज आल्सो एक्सपोज द सॉइल टू इरोजन। माइनिंग से और बिल्डिंग एक्टिविटीज से देखो, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए बहुत ज्यादा बोल्डर्स की जरूरत पड़ती है। और ये बोल्डर कैसे, जब आप लैंड को डिग करोगे, सॉइल को डिग करोगे, तभी आपको मिलेगा। तो इस चक्कर में क्या हो जाता है, टॉप सॉइल का इरोजन हो जाता है। तो इन सभी चीजों को आपको एक एक करके याद में रखना है, पॉइंट वाइज इसको लिस्ट बना के लिखना है और एक दो बार पढ़ना है ताकि आपके याद में रहे। और सिंपल एक्टिविटी कैन शो यू हाउ वेजिटेशन प्रोटेक्ट द सॉइल। तो देखो, बुक में एक एक्टिविटी दे के रखी है, उस एक्टिविटी को घर में ही करके देखना है आपको। तो इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ इस एक्टिविटी को, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑनलाइन आपको नहीं बता सकता ये सब चीजें, तो ये घर में ही करना है। तो हम आगे बढ़ेंगे डायरेक्ट। पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या है, सबको पता है, जब अनवांटेड मटेरियल जिसकी जगह जहाँ पे नहीं होती है उस जगह पे पहुंच जाता है तो उस जगह को क्या कर देता है, पोल्यूट कर देता है। यही डेफिनेशन है पोल्यूशन, राइट। अनवांटेड सब्सटेंस व्हेन एंटर्स इनटू अनवांटेड प्लेस, जहाँ पे जिस जगह मटेरियल की जरूरत नहीं, वो मटेरियल अगर वहां पे पहुंच जाता है तो उस मटेरियल को वो क्या कर देता है, पोल्यूट कर देता है। सॉइल इज पोल्यूटेड मेनली ड्यू टू द डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड। तो सॉइल पोल्यूशन होने का यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन, मेन रीजन बताया गया है कि हम जो वेस्ट मटेरियल है उसको सॉइल में कहीं पे भी डंप कर देते हैं। जैसे आपके गांव के बाहर, टाउन के या सिटी के बाहर में डंप एरिया मिल जाएगा, वहां पे टाउन सिटी विलेज का जो भी कूड़ा कचरा है उसको ऐसे ही फेंका जाता है, राइट। तो उस एरिया में वो फेंकने के बाद में क्या होता है, वहां से वो एक्सटर्नल जो हमारे वेदरिंग फैक्टर है उसकी वजह से या बाकी एक्टिविटीज के कारण फैलता रहता है जगह जगह। आप रोड के साइड में देखिए, कूड़ा कचरा ऐसे ही पड़ा मिलेगा। तो ये क्या है, इससे सॉइल का डिग्रेडेशन होता है, पोल्यूशन होता है। तो इसको रोकना चाहिए, राइट। तो इस चैप्टर को लर्न करने के बाद में 101% आप इन सभी चीजों को रोकोगे और रोकने में मदद भी करोगे। तो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट,
पेस्टिसाइड, द यूज ऑफ पेस्टिसाइड। अभी देखो ये जो पेस्टिसाइड है, तो फार्मर लोग पेस्टिसाइड क्यों यूज करते हैं? ताकि उनको मैक्सिमम यील्ड मिले, मैक्सिमम उनको उत्पादन मिले उनके खेतों में, इसीलिए पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर को वगैरह यूज किया जाता है। और इसका कारण ये भी है कि हमारे इंडिया की जो सॉइल है या लैंड है, तो उसमें जो हमारे ट्रेडिशनल सीड्स हुआ करते थे पहले, तो उनकी जो मतलब यील्ड रेट है, वहाँ पे जो प्रोडक्शन होता था वो बहुत कम होता है। इसीलिए हम यहाँ पे हाइब्रिड सीड को यूज करते हैं। और हाइब्रिड सीड जो होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में सर्वाइवल नहीं करती है, वो जल्दी उसके ऊपर में डिसीज आ जाती है, या हमारे जो वेदरिंग फैक्टर है उसको वो बेयर नहीं कर पाती है, तो इसीलिए उनको फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा देना पड़ता है, राइट। तो उसके कारण जो हमारी आज के डेट की जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है या फार्मिंग है, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गई है, और इसीलिए फार्मर लोगों को वो अफोर्डेबल भी नहीं है, जितना लगाया उतना निकलता भी नहीं है। और इस दूसरा कारण ये भी है कि हमारे यहाँ पे जो लैंड है वो अनडिस्ट्रीब्यूटली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो और बहुत कम लैंड है सब लोगों के पास भी, ये अलग अलग इसके कारण है। तो यहाँ पे पेस्टिसाइड का जो यूज हो रहा है उसको कहीं ना कहीं पे हमें क्या करना होगा, रोकना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैन्योर्स को यूज कर सकते हैं, राइट। जो हमारे ट्रेडिशनल मैन्योर्स है उसको अगर यूज करेंगे हम, तो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये सब इसके क्या हो सकते हैं, मेजर्स हो सकते हैं। रेन वाटर सीपिंग इनटू द सॉइल टू सर्च गार्बेज कैरीज पोल्यूटेंट इनटू द सॉइल। और जब रेन वाटर क्या होता है, आफ्टर रेनफॉल लैंड सरफेस में से जब फ्लो होता है, रन ऑफ होता है, तो इन सब में ये क्या करता है, इन पोल्यूटेंट को मिक्स कर लेता है, और उसके बाद में अलग अलग रिसोर्सेज को भी मतलब पॉल्यूट करने में ये रेन वाटर से मदद होती है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर है या वेस्ट मटेरियल है, जो रेन के साथ में बाद में मिक्स होने के कारण हमारे तालाब, हमारी रिवर्स, राइट, लेक्स, ये सब चीजें क्या हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है। और जिसके कारण बहुत ज्यादा डिसीज भी फैलती है। अभी देखो बारिश का मौसम है, शुरू होने वाला है, उसके बाद में अलग अलग बीमारी आएंगी, कोरोना जाएगा और बाकी क्या, मलेरिया हो गया, कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब आने वाला है बाद में, राइट। सम वेस्ट मटेरियल्स आर पॉइजनस। तो ये जो इसमें मटेरियल्स होते हैं कुछ कुछ बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, बहुत ही पॉइजनस होते हैं। एंड सम लाइक प्लास्टिक्स, केमिकल, पेस्टिसाइड यूज इन एग्रीकल्चर एंड सम केमिकल डिस्कार्डेड बाय द इंडस्ट्रीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब ये वर्ड आपको याद रखना है, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है। तो प्लास्टिक जैसी जो चीजें होती है या कुछ इंडस्ट्रियल आउटपुट होता है वेस्ट मटेरियल, तो ये मतलब बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। जैसे प्लास्टिक का कभी डिकेइंग नहीं होता है, डिकम्पोजिशन नहीं होता है, राइट। ये कैसे आप मतलब 50 साल के बाद में भी देखो तो वो वैसा ही मिलेगा। तो इसीलिए ऐसे मटेरियल को यूज नहीं करना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में प्लास्टिक के ऊपर में बैन लाया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं पे ठीक भी है, क्योंकि अगर कोई मटेरियल अगर मतलब खत्म ही नहीं होता है और उसका डिपोजिशन ऐसे कंटिन्यूअसली अगर चलता रहेगा, तो वो सॉइल को पूरी तरह से पॉल्यूट कर देगा, हमारे वाटर बॉडीज को पॉल्यूट कर सकता है। तो इसके लिए अलग से कोई अल्टरनेटिव ढूंढने की आवश्यकता है, हमें कोई दूसरा अल्टरनेटिव वे हमें ढूंढना चाहिए। as well as they cause health problem for the organism that eat such crops। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे टाउन्स में या विलेजेस में जो काउज वगैरह, बफेलोज वगैरह जो होते हैं, राइट, डोमेस्टिक एनिमल्स घूमते रहते इधर उधर, और वो कूड़ा कचरे के ऊपर में क्या करते हैं, ग्रेस करते हैं, वो प्लास्टिक खा लेते हैं कभी कभी, या जो भी चीजें उसमें वो खा लेते हैं। तो उससे क्या होगा, उन कैटल्स का जो हेल्थ, उन कैटल्स के हेल्थ के ऊपर में काफी बैड इम्पैक्ट पड़ता है, और उनकी डेथ भी हो सकती है, राइट। तो ये इसके बहुत ज्यादा बैड इम्पैक्ट है। लॉस ऑफ फर्टिलिटी, सॉइल लॉसेस इज फर्टिलिटी मेनली ड्यू टू बैड फार्मिंग प्रैक्टिस। सॉइल की जो फर्टिलिटी लॉस होने का मेन कारण बताया गया, बैड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जांपल, if too many crops are grown on the same piece of land, the nutrients in the soil are all used up। अगर एक ही लैंड में आप बार नंबर ऑफ क्रॉप्स को लेते हो एक ही समय में, राइट, तो उससे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करने का जो कंटिन्यूअसली रेट है वो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो न्यूट्रिएंट्स वहां से पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, और बाद में अगर क्रॉप लेने जाओगे आप, तो वहां पे प्रॉपरली क्रॉप ग्रो नहीं होगा। तो ये एक कारण माना गया है, दिस मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल। और इससे क्या हो जाता है,
सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है. एडिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर टू द सॉइल इज नॉट द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. इसका कोई ये मतलब नहीं है कि आपके सॉइल में, आपके लैंड में अगर प्रॉपरली कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, प्रॉपरली अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का ही यूज करना ये कोई सोल्यूशन नहीं. इसके लिए अपने मैन्यूअर को यूज करना चाहिए, या सॉइल टेस्टिंग करके ये पता करना चाहिए कि इसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स है, कौन से नहीं है, और उस हिसाब से आपने यहाँ पे ऑर्गेनिक क्या करनी चाहिए, फार्मिंग करने की कोशिश करनी चाहिए. सो कंजर्वेशन में हम बात करेंगे, इसका कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है. तो पहली बात तो हमको फॉरेस्ट कवर एरिया, ट्री कवर एरिया हमारे लैंड में क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा. तो हम ये फॉरेस्टेशन करेंगे इसके लिए. दूसरी चीज, इन स्टीपली स्लोपिंग टेरेन, टेरेसिंग करना होगा हमको. जहाँ पे स्लोप एरिया है वहाँ पे टेरेस फार्मिंग करनी होगी. जैसे मैंने कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था. तो टेरेस फार्मिंग इज एक ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे. ऑन जेंटलर स्लोप काउंटर फ्लोइंग करना होगा. जहाँ पे छोटे मोटे स्लोप देखे जाते हैं, उस स्लोप एरिया में अगर कोई फार्मर अपनी एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर रहा है, वहाँ पे खेती कर रहा है, तो उसको क्या करना होगा, वहाँ पे परपेंडिकुलर फ्लोइंग करना होगा, राइट, नॉट पैरेलल. परपेंडिकुलर फ्लोइंग अगर करता है तो वो ऊपर से जो भी फ्लो हो रहा है उसको रोका जा सकता है, और वहां से सॉइल इरोड होने से बचाई जा सकती है. इसके अलावा एम्बैंकमेंट, छोटी छोटी हम दीवार बना सकते हैं, वॉल बना सकते हैं, जिससे हम जो लूज होने वाले रॉक है उसको लूज होने से बचाया जा सकता है. क्योंकि जो वेदरिंग फैक्टर है वो क्या करते हैं, जो हिल की साइड एरिया होता है, स्लोप एरिया होता है, वहाँ के रॉक्स को हमेशा लूज करता है. तो उन रॉक्स को रोका जा सकता है टूटने से. उसके साइड में, उसके बैंक में हम बैंकमेंट बना सकते हैं, मतलब वॉल बना सकते हैं, और उसको रोका जा सकता है. सो टू होल्ड बैरियर्स इन प्लेसेस, ग्रास और अदर वेजिटेशन मे बी प्लांटेड ऑन देम. और जहाँ पे मतलब विंड का बहुत ज्यादा फोर्स होता है, उसको रोकने के लिए हम शेल्टर बेड को वगैरह यूज कर सकते हैं. समटाइम trenches are dug behind the barriers to allow water to collect and seep into the soil. कभी कभी हम ट्रेंचेस को भी यूज कर सकते हैं ताकि हम जो वाटर फ्लो अप हो रहा है उसको रोक सके और सॉइल को इरोड होने से बचा सके. सॉइल इरोजन ऑफन कार्स आउट डीप चैनल्स कॉल्ड गुलीज. देखो, जब फ्लैट एरिया से जब क्या होता है, वाटर रन होता है और उसका जो, उसकी जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा होती है, तो उसके कारण बहुत सारे चैनल्स क्रिएट हो जाते हैं. वो चैनल जब ज्यादा डीप हो जाते हैं, तो कितने ज्यादा डीप हो जाते हैं, 0.3 मीटर से ज्यादा जब डीप हो जाते हैं, तब उसको हम गुलीज बोलते हैं या गलीज बोलते हैं. ये बात आपको याद रखना, एग्जाम में पूछी जाएगी. शायद यहाँ पे मेजरमेंट नहीं दिया है, लेकिन आप लोग नोट करके रखिए. when the channels are deep more than 0.3 meters called as गुलिज. ओके, तो ये गुलिज कहाँ पे पाई जाती है, मैक्सिमम गुलिज पाई जाती है हमारे चंबल के घाटी में, राइट. तो चंबल 3 स्टेट होके क्या होती है, पास होती है, और बाद में जाके ट्रेन होती है, आगे जाके दूसरे बड़े रिवर को मिल जाती है. तो ये चंबल की घाटी बहुत फेमस है. तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी गुलिज और वैलीज देखने को मिलती है आपको, राइट, जो रिवर फ्लो के कारण वहाँ पे क्रिएट हुई है. तो वहाँ पे कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हो सकता है, या तो वहाँ पे कोई कल्टिवेबल लैंड भी नहीं मिलती आपको, कल्टीवेशन की कोई एक्टिविटीज नहीं देखने को मिलती है. तो और दिस रॉक डैम्स मेड बाय द फिलिंग ऑफ रॉक्स मे बी बिल्ड अक्रॉस द गुलिज. तो जहाँ पे गुलिज पाई जाती है वहाँ पे आपको क्या करना होगा, पुलिंग डैम्स को बनाना होगा. तो ये पुलिंग डैम्स कैसे होते हैं, आप इंटरनेट पे इसकी पिक्चर्स अवेलेबल है, एक बार जरूर देखिए आप. Farmers can reduce soil erosion from their field by covering flow soil or soil left bare after the harvest. Okay, तो फार्मर क्या कर सकते हैं, जो बेयर लैंड उन्होंने छोड़ के रखी है आफ्टर हार्वेस्टिंग, उसको जो प्लांट रेसिड्यूज होते हैं उसकी मदद से उन्होंने कवर करके रखना चाहिए, उस वो मौसम आने तक, जब तक उसको फ्लोइंग की फिर से क्या ना हो, जरूरत ना हो. तो इससे सॉइल इरोजन होने से हम बचा सकते हैं. दिस इज नोन एज द मल्चिंग. तो ये जो प्रोसेस है, कवरिंग ऑफ टॉप सॉइल, ओके, बाय द एक्सटर्नल मटेरियल, बाहर के अदर मटेरियल से अगर आप कवर करते हो सॉइल को, तो उसको मल्चिंग बोलते हैं. तो मल्चिंग के थ्रू भी हम सॉइल इरोजन होने से बचा सकते हैं. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा आपको, और पता होना चाहिए आपको. ड्राइड वेजिटेशन, स्ट्रॉ एंड डिस्कार्डेड पार्ट्स ऑफ द हार्वेस्टेड क्रॉप. यहाँ पे ये भी सॉल्यूशन बताया गया है आपको कि सॉइल को आपको किस चीज से कवर करना है. तो स्ट्रॉ एंड डिस्कार्डेड